हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्शनशाला। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एनसीईआरटी के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एग्जांपल्स है, यानी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ विद सॉल्यूशन और उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस लेक्चर के नोट्स आप केफ की पर्शनशाला नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पर्शनशाला से आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है उसके क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है पर जिंक नहीं है। तो पहले हम ये तो जान लें कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट देखो, मैं आपको समझा देता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5 जो ऑर्बिटल होते हैं इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इसमें हो गए, दो इसमें हो गए, दो इसमें हो गए, ऐसे करके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाते हैं। अगर किसी भी डी एलिमेंट में इनकम्प्लीटली फिल्ड, ये लिखा हुआ है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, या तो हो उसकी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मीन्स जिस पे चार्ज ना हो, या कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बना दो। उसके अंदर अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो वो कहलाएगा ट्रांजिशन मेटल। तो स्कैंडियम के बारे में पूछा गया है। तो अगर पहले अपन बात करें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होता है 3d1 4s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। लेकिन अगर स्कैंडियम +3 की मैं बात करूँ तो 3d0 4s0 हो जाता है। स्कैंडियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो इसलिए मैंने ये ली। यहाँ पे मैंने +2 +1 नहीं बनाई, +3 ही ली। क्यों ली? क्योंकि यही मोस्ट कॉमन होती है। तो स्कैंडियम में क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड आ गया। मैंने यही कहा था कि या तो ग्राउंड स्टेट में हो या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ग्राउंड स्टेट में आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिशन मेटल है। अगली मैं बात करता हूँ कि जिंक। जिंक की अगर मैं बात करूँ तो इसके ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि चार्ज नहीं है तो ये ग्राउंड स्टेट है, 3d10 4s2 होता है। बट अगर जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 की मैं बात करूँ तो इसमें भी 3d10 होता है। तो क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये दोनों केस में कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यही पूछा गया था हमसे कि क्यों स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है पर जिंक को नहीं। इसका जवाब है स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिल जाता है, बट जिंक की ना तो ग्राउंड स्टेट में मिलता है ना ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, फुलफिल्ड मिलता है, इसलिए जिंक नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, Why do the transition elements have higher enthalpy of atomization? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई क्यों होती है? 3D सीरीज की अगर बात करें तो स्कैंडियम टू जिंक, विच एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड वाई? पहली बात तो ये कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है और 3D सीरीज में किसकी लोवेस्ट होती है, दूसरी बात ये पूछी है। तो पहले हम ये तो जान लें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है जैसे कि मेरे पास ये सॉलिड है और ये इसके एटम्स हैं। तो इन छोटे बनाता हूँ थोड़े से। इन एटम्स के बीच में, इन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, तो कितनी एनर्जी में इसको दूं कि ये एटम्स में अलग अलग हो जाए, ये एटम्स में अलग अलग हो जाए, इसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो देख लेते हैं डेफिनेशन भी। एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लेटिस टू गेट फ्री एटम्स। यही बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, तो ये बोला है कि ट्रांजिशन मेटल्स की हाई क्यों होती है। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर यहाँ से आपको समझ में आया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। तो मोर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं बात करता हूँ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की,
ये जितना ज़्यादा होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होंगी और उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो यही क्वेश्चन का जवाब यहाँ देने की कोशिश करी गई है। एज ट्रांजिशन मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन मेटल में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, इस वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होती है। वही वाली बात मैंने नीचे एक्सप्लेन करी है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि किसकी लोवेस्ट होती है। तो 3D सीरीज़ के अंदर जो लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो होती है जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताता हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक सेकेंड, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो ये 3D10 होता है। तो 3D10 का अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊँ तो ये ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा। ये 5 मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही वाली बात यहाँ पे कही गई है, देखो पढ़ते हैं। जिंक हैज़ लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसलिए इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी वीक होता है जिंक में। तो ये वाली बात थी, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? तो इसका जवाब है आपके उसमें एग्जांपल में दे रखा है कि स्कैंडियम जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, इसकी ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं, स्कैंडियम लिख लेता हूं। स्कैंडियम का आउटर मोस्ट नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन आर्गन 3D1 4s2, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्कैंडियम का। अगर स्कैंडियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज़ कर दे, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये एक वाला और ये 2, इनको अगर ये लूज़ कर दे तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद स्कैंडियम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वो आता है नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम +3 के पास। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो इस वजह से स्कैंडियम जो होता है ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, कोई और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा था। स्कैंडियम +3 ही शो करता है, क्योंकि वेरिएबल क्यों नहीं शो करता? क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है वाई इज क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग, Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग, बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी क्रोमियम +2 जो है वो रिड्यूसिंग है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है। आपको समझा देता हूँ मैं पहले, फिर हम पढ़ते हैं थ्योरी। देखो, क्रोमियम +2
रिड्यूसिंग है, लेकिन क्यों है ये पूछा गया। अगर ये रिड्यूसिंग है इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा और खुद चेंज हो गया होगा क्रोमियम प्लस 3 में, क्योंकि रिड्यूसिंग है, रिड्यूस करेगा सामने वाले को खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो ये रिड्यूसिंग है। अगर मैं क्रोमियम प्लस 2 की बात करूँ तो क्रोमियम प्लस 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है D4। मैं डी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्रोमियम प्लस 3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद, वो आ जाता है D3। सही बात। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चेंज हो जाता है। इसके बाद इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद अपन अगला भी देख लेते हैं एक बार। अगले में बोला है कि Mn+3 जो है, नीचे लिखते हैं Mn+3, ये ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो प्लस इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये बन जाएगा Mn+2। ये ठीक है। अपन अगर Mn+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Mn+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D4। सही। एंड Mn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वो आ जाता है D25 पे आता है, नहीं तो D5। तो Mn+2 तो आपको समझ में आ रहा होगा। Mn+2 में हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है जब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जब भी Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है तो ये वाला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ क्रोमियम+2 की, तो क्रोमियम+2 में क्या होता है कि D4 से D3 बन रहा है। अब ये D3 जो है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, लेकिन ये अगर आपने CFT के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये T2G हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये नीचे वाला आपको पता है T2G होता है, ये EG होता है। तो D3 जो है ना, 1 2 3 ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो क्योंकि ये T2G हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये होना अच्छा है हमारे लिए। और ये क्या हो रहा है, ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये है इसका रीज़न। तो पढ़ लेते हैं हम सारी बातें। Chromium+2 is a reducing agent as its configuration changes from D4 to D3। D4 से D3 जा रहा है और D3 जो होता है ना हाफ फील्ड T2G लेवल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। फिर हम बात करें अदर हैंड, ये चेंज हो रहा है Mn+3 Mn+2 में, इससे रिजल्ट में ये हाफ फील्ड D5 बन जा रहा है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए Chromium+2 रिड्यूसिंग है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है। अगर इसमें आपको थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप एक बार फिर से देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने इक्वेशंस नीचे समझाई है इसको आप देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप लिख भी पाओगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 यही है। 1 सेकेंड रुक जाएंगे आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर इस सीरीज़ का VO2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 MnO4 माइनस, इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पूछा गया है। कैसे मैं इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बता सकता हूँ, ये बोला गया है। अगर आप NCERT देखेंगे तो NCERT में ये लाइन लिखी हुई है कि जो ऐसा होता है इसका रीज़न क्या बताया, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग तो है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऑक्सीडाइजिंग तो है, लेकिन इनका ऑक्सीडाइजिंग होने का रीज़न ये है कि इसके ऑक्सीडाइजिंग होने के बाद क्या बनता है, इसके ऑक्सीडाइजिंग होने के बाद क्या बनता है, और इसके ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनता है। जैसे यहाँ बनता है वेनेडियम+3, यहाँ बनता है क्रोमियम+3 और यहाँ बनता है Mn+2। तो ये जो बन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, दैट्स वाई ये ऑक्सीडाइजिंग है। और इनमें Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है, Cr+3 कम है, V+3 और कम है, तो इस वजह से इनकी सीरीज़ ऐसी बन रही है। ये बताया हुआ है NCERT में। ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है ना, ये लाइन ये समझाना चाहती है, लाइन कहना चाहती है कि जो लोअर बनेगा
वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, उनकी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन मैंने फिर भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इन द गिवन आयंस जो ऊपर दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की जो है वो तो है +5, क्रोमियम की जो है +6 है, और Mn की जो है वो +7 है। देखिए, VO2 प्लस के अंदर +5 है, क्रोमियम Cr2O7 -2 में +6 है, MnO4 माइनस में +7 है। आगे बात करते हैं। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो ईज विद विच द आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की वजह से ये खुद को ज़्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो रिडक्शन होने के बाद वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज जो है ये चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने के बाद कुछ मोर स्टेबल स्पीसीज बनाते हैं, जिसमें Mn जो होता है +2 में होता है, जिसमें D5 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। रिलेटिवली मोर स्टेबल है ये क्रोमियम +3 और वेनेडियम +3 से, क्योंकि क्रोमियम +3 में D3 आता है और वेनेडियम +3 में D2 आता है। तो ऐसा होने की वजह से ये जो ऑर्डर है वो इस तरह का बन रहा है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।